हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में, नदी के कार्यों के बारे में, समुद्री लहरों के कार्यों के बारे में, हिमनद के कार्यों के बारे में और पवन के कार्यों के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रमुख प्रक्रम के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। हमारी जो भूमि है वो दो क्रियाओं के कारण उसका अपघटन और अपर्दन होता रहता है, वो है अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के कारण। पृथ्वी की सतह पर सेलों की टूटने से अपक्षय क्रिया होती है। जो पृथ्वी की सतह पर जो सेल्स होती हैं वो अपक्षय की क्रिया के कारण टूटती रहती हैं। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले अपक्षय को अपर्दन कहते हैं। जल के कारण, पवन के कारण और हिम के कारण क्या होता रहता है, विभिन्न जो सेल्स होती हैं वो टूटती रहती हैं, इससे हम अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। जल, वायु क्या करते हैं, एक जगह से पदार्थों को अपर्दित करके दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वहाँ पर छोड़ देते हैं, जिसे हम निक्षेपित कहते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। जो पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। नदी के कार्य भूतल पर अपर्दन और समतल स्थापना में अवकर्ता के रूप में नदियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जो नदियां होती हैं वो क्या करती हैं, ज़मीन पर का अपर्दन करती हैं और उसे समतल भी करती हैं। नदियां जल को प्रभावित कर अपने उद्गम स्थल से लेकर ढालों के अनुरूप बहती हैं। नदियां जहां से निकलती हैं वहां से लेकर वो जिनका ढाल जिधर होता है उसी दिशा में बहती हैं। नदी के जल के दृश्य भूमि का अपर्दन करते हैं और जो नदी का जो जल होता है वो भूमि का अपर्दन करता चला जाता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह एक जलप्रपात बनाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नदी के कार्यों में और देख लेते हैं। जब नदी मैदानों क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्गों में बहने लगती है। जैसे किसी पर्वत या पहाड़ वाले स्थान से नदी निकलती है तो उसके बाद वो तेज़ गति से बहती है, लेकिन जब नदी किसी समतल भाग में बहती है तो उसमें इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं रहती और वो धीरे धीरे क्या करने लगती है, मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। मोड़दार मार्ग को ही हम विसर्प कहते हैं और ये मोड़दार जो मार्ग हैं ये इनको ही हम विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प किनारों को लगातार अपर्दित और निक्षेपित करते रहते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये जो नदी है यहाँ से इसको और ज़्यादा अंदर की तरफ काटती चली जाएगी। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और समय के साथ विसर्प जो होती हैं नदी से कट जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से ये यहाँ से नदी मिल जाएगी और ये वाला भाग अलग हो जाएगा और एक अलग झील बनाते हैं जिसे हम चाप झील कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला विसर्प कट के नदी से अलग हो गया और एक झील बन गई जिसको हम चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। क्या होता है, कभी नदियों में पानी अधिक बहता है तो ये पानी ऊपर की तरफ निकलकर बहने लगता है और इस क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। जब बाढ़ आती है तो पानी आसपास के क्षेत्रों में बहने लगता है तो वो पानी अपने साथ बहुत सारे अवसादों को छोड़ देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। इससे समतल और उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। जब नदियां आसपास के क्षेत्रों में बहती हुई हैं तो अपने साथ जो अवसाद छोड़ देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है और यह अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। आप यहाँ से देखेंगे ये मुख्य नदी थी और जब इसका बहाव धीरे धीरे कम हो गया समुद्र तक पहुँचते पहुँचते तो ये अनेक धाराओं में, अनेक शाखाओं में बढ़ गई, जिसे हम वितरका कहते हैं। नदी का विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाना वितरका कहलाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए गए अवसाद या मलबे को आगे तक नहीं ले जा पाती, इसलिए वो क्या कर देती है, यहीं पर निक्षेपण कर देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं।
प्रत्येक वृत्तिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। और ये क्या होता है, यहाँ पर प्रत्येक वृत्तिका अपने अलग अलग मुहाने बना लेती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से एक डेल्टा का निर्माण होता है। और ये सभी जो मुहाने हैं क्या करते हैं, एक विशेष आकृति का निर्माण करते हैं जिसको हम डेल्टा कहते हैं। अब समुद्र तरंग के कार्य देख लेते हैं। समुद्र तरंग के कार्य, समुद्र तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थल आकृतियों को बनाते हैं। समुद्र तरंगें सैलों से टकराती हैं जिससे उनमें दरार विकसित हो जाती है। समुद्र की जो लहरें हैं वो लगातार क्या करती हैं, ऐसे स्थानों से टकराती हैं जिसके कारण इनमें दरार पैदा हो जाती है। समय के साथ यह दरार और बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं जिससे समुद्री गुफा का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं यहाँ से जो समुद्र की लहरें यहाँ से टकराएंगी तो सबसे पहले इसमें दरार पैदा हो गई। दरार पैदा होने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे एक छोटी गुफा बन गई। गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। जब यहाँ पर पानी की तरंग फिर से बार बार टकराती रहती हैं तो ये जो स्थान है इसको पूरी तरह से पोला कर देती हैं या अंदर तक काट देती हैं, जिसके कारण अब इसके ऊपर जो मेहराबदार छत ही रह जाती है। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें ही बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने क्या कर दिया, बीच वाले स्थान को छत भी तोड़ दी और इधर क्या है, एक सीधी स्टैक खड़ी हुई है, तो इसको हम स्टैक कहते हैं ऐसी आकृतियों को। समुद्र जल के ऊपर लगभग उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भगु कहते हैं। और ऐसे जो स्थान है जो पूरा ये समुद्र में ऊपर उठा हुआ है इसको समुद्री भगु कहा जाता है। चलिए अब हिमनद के कार्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों का अपरदन करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने से उनमें जल भर जाता है और सुंदर सुंदर झीलें बन जाती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित हो जाते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। जब ये हिमनद अपने साथ जो रेत के कण, छोटे छोटे शेल्स और तलछट में जो मिट्टी होती है उसका निक्षेपण कर देते हैं, उनसे हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। तो हिमनद के ये कार्य हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का मुख्य कारण होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक जैसी आकृतियों को आसानी से देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक कहा जाता है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट देता है, इसलिए ऐसी शैल का जो आधार होता है वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होता है और शीर्ष जो होते हैं बहुत ज़्यादा विस्तृत चौड़े चौड़े होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। पवन का बहाव जब रुकता है तो रेत गिरकर छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण करता है जिसे हम बालू के टिब्बे कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उन्हें उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जा सकती है और एक जगह जाकर विस्तृत क्षेत्र में इनको निक्षेपित कर देती है, तो इससे हम लोइस कहते हैं। चीन में लोइस निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि हवा के द्वारा जो हल्के वायु के कण थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाकर दूसरी जगह पर निक्षेपित कर देते हैं, जिससे लोइस कहते हैं। और लोइस के क्षेत्र चीन में काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू, धन्यवाद।